गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर में जो है वो सरकार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं अपनी क्लास की ओर। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सरकार क्या है। ठीक है, सरकार किस तरीके से काम करती है, सरकार किस तरीके से कानून बनाती है, सरकार किन किन पॉलिसीज़ को लाती है वो इम्प्लीमेंट करती है और किस तरीके से मेंशन करती है। ठीक है, सरकार जो है वो मतलब कहाँ से आई है, कैसे बनी है, किस तरह की होती है, ये सब डिस्कस करेंगे। सरकार क्या करती है, सरकार क्या काम करती है, सरकार निर्णय कैसे लेती है और अलग अलग तरह की सरकार, लोकतांत्रिक सरकार होती है, राजतंत्रीय सरकार होती है, ये इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, ये सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग जब न्यूज़पेपर लेते होंगे तो उसमें कटिंग किया हुआ रहता होगा, देखते होंगे कि सरकार के कामगारों के अधिकार की रक्षा की मांग। ठीक है, इस तरीके से वो न्यूज़पेपर में दिया जाता है। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। कोयला और बिजली विभाग के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। बाढ़ पीड़ित के लिए सरकार की ओर राहत सामग्री। मतलब इस तरीके से पेपर में ऊपर एक हेडलाइन छपा हुआ रहता है, आप लोग हमेशा ये देखते होंगे। तो ये काम करता कौन है, ये सब सरकार करती है। तो सरकार करती है तो एक साथ इतने कामों को सरकार कैसे करती है। ठीक है, क्या ये सरकार खुद करती है या इसके पीछे भी और भी इंसान होते हैं लगे हुए, या ये सरकार खुद से इम्प्लीमेंट करती है। सबको देखते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आप कि जो सरकार है वो सरकार निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। कोई भी अगर निर्णय हमारे देश का लिया जाता है तो वो कौन लेती है, सरकार लेती है। कोई भी काम करती है तो वो कौन करती है, सरकार करती है। और निर्णय जो लिया जाता है वो बहुत सारे विषय में निर्णय लिया जाता है, जैसे कि स्कूल हो गया, सड़क और स्कूल बनाने में कहाँ बनाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाएं कैसे बढ़ाएं, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करती है। एग्जाम्पल के ले सकते हैं सरकार गरीबों की मदद की। तो सरकार जो है बिजली का दाम को बढ़ाना घटाना, अभी जो पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, गैस का दाम बढ़ा हुआ है, तो ये कौन करती है, ये सब सरकार करती है। उस दामों को बढ़ाना घटाना, फिर उसके बाद बिजली की जो भी आपूर्ति होती है उसको घटाना बढ़ाना, ये सब काम सरकार करती है। तो सरकार क्या अकेले करती है और ये कैसे कैसे करती है। ठीक है, ये सब आगे अब हम लोग अब डिस्कस करने करेंगे। ये सब काम जो करती है वो सरकार करती है। सरकार का काम है जो देश की सीमा होती है, बॉर्डर होती है, उसकी सुरक्षा करना, फिर दूसरे देश से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। अब हमारा पाकिस्तान के साथ तो संबंध कभी अच्छा बना ही नहीं है, ना ही चीन के साथ बना है। लेकिन आप देखते होंगे कि हमेशा न्यूज़ में नरेंद्र मोदी जी की उनकी जो यात्रा है वो हमेशा दौरा होते रहती है। अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, लंदन हो गया, मतलब वो जाते रहते हैं, दौरा करते रहते हैं। तो वो एक देश से, हमारे इंडिया के देश और दूसरे देश के साथ, दोनों के बीच शांतिपूर्ण संबंध को स्थापित कर सके, इसके लिए वो जाते हैं। कुछ मीटिंग्स होती है दो देशों के राष्ट्रपति के बीच में, प्रधानमंत्री के बीच में, तो ये सब शांतिपूर्ण संबंध बनाने के लिए सरकार जाते हैं। देश के सभी नागरिक को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए भी सरकार कुछ ना कुछ योजनाएं लाती है। अभी इधर बहुत सारी योजनाएं कोरोना के काल में निकाली गई थी। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर निकाला गया था। प्राकृतिक विपदा जब आती है, जैसे कि प्राकृतिक विपदा बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, उस समय जैसे सुनामी हो गया, तो उस समय सरकार जो है हमारी मदद करती है। सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। जो भी गरीब लोग होते हैं या बाढ़ बाढ़ से जो ग्रसित होते हैं, जो भूकंप या सुनामी से पीड़ित होते हैं, उन लोगों की मदद जो करती है वो कौन करती है, सरकार करती है। ठीक है, अगर कहीं कोई विवाद हो जाता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। ठीक है, ये सब काम जो कर रही है वो सरकार करती है। सरकार के लिए इन कामों
इन कामों को करना ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। मतलब बहुत सारे जब लोग इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पे कुछ काम करते हैं और कुछ हद तक वहाँ पे कुछ व्यवस्था की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो आवश्यक लगता है वो निर्णय लेते हैं, फिर कुछ नियम बनाते हैं, उस नियम को भी लागू करती है। ठीक है, जैसे कि कोई नियम बनाया गया, एक आप एग्जांपल में ले सकते हैं कि अगर कोई गाड़ी चला रहा है, गाड़ी किसी के पास है तो वो लाइसेंस रखेगा। अगर वो लाइसेंस नहीं रखता है, ये कानून बनाया गया है, अगर वो लाइसेंस नहीं रखता है तो उसे जुर्माना देना पड़ता है, चालान काटते हैं ट्रैफिक पुलिस लोग जो होते हैं। तो ये सब कानून जो है सरकार लाती है। संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा सुरक्षा की ज़रूरत होती है। हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच बॉर्डर है, फिर चीन और इंडिया के बीच में बॉर्डर है। लोग सुरक्षित रहे इसके लिए वो योजनाएं लाती है, वहाँ पे भी अपनी सुरक्षा बल को मजबूत करती है। कौन करती है? सरकार करती है। आज जो हम लोग घर में सुरक्षित है, अच्छे से खा पी रहे हैं, रह रहे हैं, ये सब काम बॉर्डर पे जो भी मजबूत करना होता है वो गवर्नमेंट करती है। ठीक है, कि इस तरह के कई तरह के काम करती है, नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों को लागू करती है। ठीक है, अब देखेंगे कि सरकार का जो स्तर है वो कितने प्रकार का स्तर है। तो सरकार जो होती है वो 3 स्तर की होती है। ठीक है, एक आपका स्थानीय स्तर हो गया, फिर आपका एक स्टेट लेवल पे हो गया और एक सेंट्रल लेवल पे हो गया। इस स्थानीय पे जो है आपका वो वो आपका हो गया, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, मोहल्ला हो गया, शहर मोहल्ले में जो भी होती है, वार्ड कमिश्नर होते हैं, वो भी एक तरीके की छोटे से सरकार ही है, उनके पास भी पावर होती है। फिर एक स्टेट लेवल का सरकार होता है, जो राज्य विधानमंडल होती है, राज्य परिषद होती है, ये सब में कानून आती है, नियम आती है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर गवर्नमेंट जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी एक सरकार है। तो ये तीनों मिल कर के काम करती है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि सरकार जो है उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ होती है। जो सरकार है उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ होती है, वो मतलब क्या सोच सकती है, वो सारा इंतज़ाम करती है। सरकार जो है अलग अलग स्तर पर काम करती है, स्थानीय स्तर पर भी काम करती है, राज्य स्तर पर काम करती है, राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। स्थानीय स्तर में जो भी है वो गांव हो गया, मोहल्ला हो गया, शहर हो गया, उनके स्तर पे जो भी सरकार होती है वो काम करती है। ठीक है, वो पूरे राज्य के स्तर पर देखेंगे तो हरियाणा और असम की सरकार, ठीक है, ये पूरे राज्य स्तर पे काम करती है। एक हरियाणा और असम ही नहीं, हमारा बिहार है, जितने भी स्टेट हैं 28 राज्य है, 28 स्टेट में अलग अलग सरकार है, अपनी अपनी अलग अलग गठबंधन है, सरकारें हैं, वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है कानून को। वो अपने नियम बनाती है, नियम को लागू करती है और जो भी जनता होती है उनको मानने के लिए बाध्य है। अगर उन्होंने नहीं मानेंगे तो उनको पनिश्ड किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का संबंध पूरे देश से होगा। ठीक है, जो राष्ट्रीय स्तर का सरकार है उनका संबंध जो होता है वो पूरे देश से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, फ्रांस, मतलब पूरे देश से होता है, अफ्रीका से होता है। और स्थानीय स्तर जो है हमारा, जो वार्ड कमिश्नर है, ग्राम पंचायत है, वो काम कैसे करती है ये देखते हैं। तो ये हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी इसमें राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार है उसके काम के बारे में यहाँ पे जान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो भारत का मैप है जो इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, चंडीगढ़ पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, फिर उसके बाद यहाँ बांग्लादेश है और यहाँ पे आपका सिक्किम है, भूटान है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है। ये सारा स्टेट जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया है। तो ये सारे स्टेट के नाम हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं। ये न्यू मैप है। ठीक है, ये जो है ये न्यू मैप है जो कि अभी आपका 2014 में तेलंगाना को ऐड किया गया 29वां राज्य में। ठीक है, और 1 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था।
फिर सरकार जो है वो कानून कैसे बनाती है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो सरकार जो है कानून बनाती है वो देश में रहने वाले सभी नागरिक के लिए कानून बनाती है। केवल उसका तरीका जो होता है वो अलग होता है। जैसे सरकार काम करती है, सरकार के पास कानून बनाती है और उसके पास कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे यह ताकत भी लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करती है। जैसे कि एग्जाम्पल में वही एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके पास क्या होनी चाहिए, लाइसेंस होनी चाहिए। अगर आप बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाते हैं तो आपको पनिश किया जाएगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये लोकतंत्र की सरकार होती है। लोकतंत्र की सरकार की जो शक्ति होती है बहुत बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बोलने की भी स्वतंत्रता दी जाती है, हर तरह के कामों को करने की स्वतंत्रता दी जाती है। लोकतंत्र में सरकार जो होती है वो हम लोग खुद चुनते हैं। लेकिन जहाँ पे राजतंत्रीय होता है, जहाँ पे राजाओं लोग का शासन होता है, वहाँ पे वंशानुगत आती है। जैसे आज मतलब ये राजा बना हुआ है ब्रिटेन का, तो इसका बेटा ही यहाँ पे आकर फिर राजा बनेगा, फिर इसका बेटा बनेगा, फिर ये इसका बेटा बनेगा। मतलब ये वंशानुगत जो है चलता रहता है। लेकिन जो लोकतंत्र की सरकार होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें जनता जो है खुद अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वो अपना सरकार बनाती है, और जनता जो कहती है वैसा ही वो इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र में चुना जाता है अपनी सरकार को। अपनी पसंद की नेता को वो वोट दे के चुनते हैं। एक बार अगर वो आ जाते हैं तो बाद में यही सरकार बनते हैं, जिसका मेजोरिटी ज़्यादा होता है वही सरकार बनाती है। लोकतंत्र में सरकार को अपना निर्णय उठाए गए कदमों के आधार पर बताना होता है और सफाई देनी होती है। जो भी मतलब वो निर्णय लेते हैं उन्हीं के आधार पर उनको सफाई देना होता है, ये ऐसा कहा गया है। ठीक है, फिर दूसरा जो होता है वो राजतंत्रीय सरकार होती है। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने का शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकार का एक छोटा सा समूह होता है, मीन्स छोटा सा एक मतलब ग्रुप होता है बना हुआ, और वह जो है उस पर चर्चा करता है, और जो अंतिम निर्णय होता है वो राजा के पास होता है, वही देती है। ठीक है, इसमें सरकार जो कार्रवाई करती है वो अलग लोगों को, सरकार जो कार्रवाई करती है उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून को ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वो कुछ कदम उठा सकती है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर उसको धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया जा रहा है तो न्यायालय जो है वो न्याय करेगी। ठीक है, न्यायालय जो है, कोर्ट जो है वो न्याय करेगी और वो दावा करेगी किसी भी कानून को पालन नहीं हो रहा है, वो कोर्ट करती है। ये काम कोर्ट का काम होता है। जिस तरीके से पुलिस का काम क्या होता है, जो कैदी होते हैं मतलब जो जुर्म करने वाले अपराधी होते हैं उसको सिर्फ पकड़ के कोर्ट में लाना होता है। ठीक है, सिर्फ कोर्ट में पकड़ के उसको लाना होता है, उसको सज़ा देना ना देना कोर्ट का काम होता है, पुलिस का काम नहीं होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट का जो काम है वो इम्प्लीमेंट करना होता है। अब डिस्कस करेंगे सरकार का प्रकार। सरकार जो है वो कितने प्रकार की होती है, कैसे काम करती है। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने के लिए शक्तियाँ उनको दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की सरकार कैसी है। ठीक है, क्योंकि सभी देश की सरकार जो होती है वो अलग अलग होती है। किसी देश में लोकतांत्रिक सरकार है, किसी देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार है। जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार है वहाँ पे किसी भी इंसान को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में घूमने के लिए, जाने के आने के लिए, व्यापार करने के लिए, रहने के लिए, बसने के लिए उसको स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल्स 19 में हम लोग लक्ष्मीकांत पॉलिटी में डिस्कस किए थे कि 19 में उसको कहीं भी रहने, बसने, खाने पीने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। उसको 21 में जो है प्राण और दैहिक मीन्स उसके अपने प्राण और शरीर की रक्षा करने के लिए दी गई है। फिर आप अच्छा खा सकते हैं, आपको अच्छे स्वास्थ्य की भी अधिकार है। तो ये सब अधिकार जो है आपको लोकतांत्रिक देश में दिया जाता है। ठीक है, लोकतांत्रिक देश में दिया जाता है। जहाँ पे राजतंत्रीय देश होता है वहाँ पे ऐसे सारे अधिकार नहीं दिए जाते। राजा जो बोलेंगे वही आपको करना होगा। तो लोकतांत्रिक सरकार कौन है और गैर लोकतांत्रिक सरकार कौन
कौन है, ये हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो भारत कैसा देश है हमारा? भारत जो है वह एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था पाने के लिए बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। 1857 का जो युद्ध हुआ था, 1857 का जो युद्ध हुआ था, उस समय से ही इसकी शुरुआत हो गई थी, नींव पड़ गई थी, उसी समय से शुरू हो गया था। बहुत लंबा जो है संघर्ष चला था। और लोकतंत्र का जो मेन बात है, मुख्य बात है, ये होता है कि लोगों के पास अपना नेता चुनने का शक्ति होता है। जब इलेक्शन वगैरह होती है तो आप लोग अपने पेरेंट्स को देखते होंगे, या फिर आप खुद जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं तो वो लोग खुद अपने वोट जाके देते होंगे। जब वो वोट देते होंगे तो उनके हाथ पे एक निशान दिया जाता है ब्लैक कलर का, तो वो आप अपना प्रतिनिधि खुद चुनते हैं। क्या आपके ऊपर कोई प्रेशराइज करता है कि आप यही इंसान को चुने अपने प्रतिनिधि के लिए? नहीं ना, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, ठीक है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार जो है यह है कि वह नियम बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करे, ठीक है। सरकार जो है नियम बना के खुद ही शासन करती है। भारत में लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। जो भी सरकार बन के आती है, जिसकी मेजोरिटी रहती है, वही सरकार बन के आता है, और जिसे हम लोग चुन के भेजते हैं वो प्रतिनिधि लोकतंत्र कहलाती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, मीन्स यहाँ से उठे और डायरेक्ट जाकर संसद में बैठ गए, नहीं, हम ही लोग उनको चुन करके संसद में भेजते हैं। कौन भेजता है? हम पब्लिक ही उनको चुन के संसद में भेजते हैं, और वहाँ पे जो है वो अपना काम करती है, वहाँ पे निर्णय लेती है, कानून बनाती है, ये सारे काम वो करती है। चुनाव के द्वारा ही उनको प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि सरकार मिल करके सारी जनता के लिए निर्णय लेती है, ठीक है। जितनी भी जनता है उन सब के लिए निर्णय लेती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्शन हो रहा है, और ये एक बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति है जो कि वोट देने जाते हैं, और उनके हाथ पे निशान लगाया जा रहा है, ठीक है। तो मतदान के समय मतदाता को उंगली पर स्याही निशान लगाया जाता है ताकि वह केवल वोट दे सके। ग्रामीण मतदान केंद्र को दिखाया गया। वैसे भी अभी हर जगह बिहार में भी ग्राम पंचायत का वोट वगैरह चल ही रहा है, आप लोग अच्छे से जान ही रहे होंगे, ठीक है। आजकल कोई भी सरकार आपको तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती है जब तक कि वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। आपको अगर देखना है कि ये देश लोकतांत्रिक है या नहीं है, या गैर लोकतांत्रिक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखेंगे कि वहाँ पे कोई भी वयस्क व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है या नहीं, बोलने का अधिकार है या नहीं, आंदोलन करने का अधिकार है या नहीं, फिर उसके बाद बसने और रहने का अधिकार है नहीं, वहाँ पे उनको कमाने और खाने का अधिकार है या नहीं, फिर अपने स्वास्थ्य अपने ढंग से जीने का अधिकार है या नहीं, ये सब चीज़ों को आप अगर आप देख लेते हैं कि वहाँ पे है तो वो लोकतांत्रिक सरकार है, अगर नहीं है तो वो गैर लोकतांत्रिक सरकार है। मीन्स वो राजतंत्रीय देश है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि पहले जो वोट देने का अधिकार हुआ करता था वो पढ़े लिखे पुरुष व्यक्ति जिसके पास धन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, संपत्ति बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, उनको वोट देने का अधिकार था। औरत और गरीब अशिक्षित बच्चों को वोट देने का अधिकार नहीं था पहले। ऐसी स्थिति में देश नियम के सहारे चलती थी। उस समय देश जो था वह नियम के सहारे चलती थी, जो गिने चुने पुरुष ही बनाते थे उस समय नियम कि देश को कैसे चलाना है, नहीं चलाना है। भारत में आज़ादी से पहले बहुत कम वोट देने का अधिकार था। पहले जब देश आज़ाद नहीं था ना, तब उस समय बहुत कम ही लोग वोट देते थे। इसीलिए जनता ने संगठित होकर के, जनता जो है वो संगठित पूरा एकत्रित होकर के वो वोट देने का अधिकार अपना मांग करने की शुरू कर दी थी। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से यह मांग उठाई। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी जो है ये पब्लिश किए थे। उस समय गांधी जी जो है उन्होंने लिखा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता। मीन्स उस समय भेदभाव हुआ करता था। जिसके पास संपत्ति है, जो शिक्षित है, जो पुरुष पढ़ा लिखा है, जो मतलब वो वेल एडुकेटेड है, वही वोट दे सकता है। जो गरीब है, मतलब गरीब जन्म लेना ही वो अपराध है, वो समझ करके उसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन बाद में जब आंदोलन छिड़ा तब उसके बाद में अपने अधिकार की मांग उठने लगी थी, और 1931 में यंग इंडिया एक पत्रिका आता है, न्यूज़पेपर आता है, जिसमें गांधी जी लिखते हैं कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह व्यक्ति जिसके पास चरित्र या संपत्ति शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता है। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने
गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। मीन्स ऐसा जो भेदभाव किया जाता था, इससे बहुत ज़्यादा उनको क्रोध आते थे। तो इसीलिए फिर उसके बाद में मांग उठने लगी संसार में कहीं भी जो भी सरकार है वो अपना स्वेच्छा और शक्ति से लोगों के साथ नहीं बांट सकती है। पूरे देश जैसे कि यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, इसमें महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों की भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा था। सबसे पहले यूरोप और अमेरिका से ही उठा था। ठीक है, यूरोप और अमेरिका से ही ये उठा था, क्योंकि वहाँ पर भी लोगों और महिलाओं को, जो गरीब व्यक्ति थे, उनको वोट देने से मना किया गया था। ये मतलब उनको हक और अधिकार नहीं था वोट देने का। और ये आंदोलन यूरोप और अमेरिका से ही पहली बार उठी थी, जिसमें कि महिलाओं द्वारा मतदान करने के लिए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ उस समय वो पकड़ी। ठीक है, इस आंदोलन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही महिला जो थी वो उस समय अपना काफ़ी योगदान दी थी। तब लोगों को लगा कि महिलाओं के अंदर इतनी सारी चीज़ें और शक्तियाँ हैं जो कभी वो देख नहीं पाए थे। फिर उसके बाद महिलाओं को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इसको सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन पर काम करने के लिए बुलाया गया। और जो पहले पुरुष के काम माने जाते थे, जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के कामों और उनकी व्यवस्था शुरू कर दी थी, तब लोगों को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी रूढ़िवादी थी। क्योंकि महिलाओं को तब तक लोग जान नहीं पाए थे कि महिला क्या क्या कर सकती है। वो तो अपने दिमाग में एक रूढ़िवादी बैठा कर रखे थे कि महिलाएं बाहर का काम नहीं कर सकती है, महिलाएं वोट नहीं दे सकती है, महिलाएं पढ़ नहीं सकती है। मतलब लेडीज़ जो है उनके बारे में एक दकियानूसी दिमाग में बैठा कर रखी थी। तो बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसमें काफ़ी अपना योगदान दी थी। अगर उनके लिए मतलब देश की लड़ाई के लिए जेल भी जाना पड़े तो महिलाएं जेल गई थी। जब युद्ध हो रहा था तब उस समय घायल व्यक्तियों का इलाज करना, ट्रीटमेंट करना, ये सब काम जब महिलाएं करने लगी थी, फिर उसके बाद में लड़ने का भी काम जब महिलाएं आंदोलन में भाग लेने का भी काम जब महिलाएं करने लगी थी, तब से लोगों को लगने लगा कि नहीं, महिला बहुत कुछ कर सकती है, आगे जा कर के ये बहुत सारी चीज़ों में अपना योगदान दे सकती है। तब जा कर के महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। जो धारणाएं दिमाग में बैठाए रखी थी उन सबको हटाया गया। महिलाओं के ये काम नहीं कर सकती है, इस तरह महिलाओं के निर्णय लेने के समान रूप से योग्य माना जाने लगा। तब से महिलाओं को योग्य भी माना गया और मतदान करने का भी उनको अधिकार दिया गया था। ठीक है, अमेरिका में औरत को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था, जबकि इंग्लैंड में 1928 में मिला था। याद रखिएगा, अमेरिका में 1920 में मिला था और जो इंग्लैंड है वहाँ पे 1928 में मिला था। ठीक है, वोट देने का अधिकार। उसके बाद हमारे भारत में, अच्छा, भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहता है, और अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप मुझे उनका कारण बता दीजिए प्लीज़। इस तरीके से आप वीडियो में मत ही बोलिए, क्योंकि बच्चे भी आगे देख करके गलती सोचेंगे। इसलिए जो भी लगे आप मुझे विथ रीज़न बताइए कि क्या रीज़न है, किस वजह से आपको वीडियो ख़राब लग रही है। अगर नहीं समझ में आए, अगर डिस्कशन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे उसका रीज़न बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करके लाऊँ। ठीक है, तब तक के लिए अपना पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।